अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट। अब तक के हमने इस चैप्टर के अंदर रिस्क पढ़ा, रिस्क की टाइप्स पढ़ी, किस तरह से डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रिस्क होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट रिस्क होते हैं, इसको देखा। उसके बाद फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस समझा। एक बार जल्दी से उसको रिवाइज़ करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले आप एक टोन सेट करते हैं सीनियर मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल से, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रिस्क को सीरियसली लेते हैं। फिर उसके बाद आप रिस्क कमेटी फॉर्म करते हैं। रिस्क कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही होती है, जिसके अंदर कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और वो मिला जुला कर एक रिस्क कमेटी बनाते हैं कि जो इस पूरे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ओवरसी करती है और अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्क के रिलेटेड रिपोर्ट कर रही होती है। देन फिर आप रिस्क की असेसमेंट करते हैं। रिस्क की असेसमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट डाउन करते हैं। लिस्ट डाउन करने के बाद आप रिस्क के लाइक्लीहुड और उसके इम्पैक्ट को देखते हैं। उसको देखते हुए आप उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा रिस्क किस नंबर पे आना चाहिए, उसको किस लेवल पे हमें डील करना चाहिए। पहले किसको डील करें, उसके बाद किसको डील करें, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह। और इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए जो एक मॉडल यूज़ होता है वो हम हीट मैप का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आज के हम लेक्चर में देख रहे होंगे। देन उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आप जब उनको प्रायोरिटाइज कर चुके होते हैं तो आप अब उससे डील करने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यानी आप वो एक्शंस डिसाइड करते हैं जो आप रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ले रहे होंगे। तो इसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क आता है, दैट इज़ कॉल्ड तारा फ्रेमवर्क। वो भी हम आज के इस लेक्चर में देख रहे होंगे। देन जब आपने तारा फ्रेमवर्क के हिसाब से एक्शंस डिसाइड कर लिए तो अभी तमाम जो आपने एक्सरसाइज की थी इसको आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर जो कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है। रिस्क रजिस्टर होता क्या है? जिस तरह हमने देखा कि जहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है, स्क्रीन पे हमारे पास एक रिस्क रजिस्टर की सैंपल आ रहा है कि जहाँ पर वो कॉलम्स दिए हुए हैं कि जो एक रिस्क रजिस्टर के अंदर मिनिमम लेवल पे आने चाहिए। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम रिस्क की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये बेसिकली रिस्क है क्या। देन उसके बाद जो हमने आइडेंटिफाई किया होता है, देन उसके बाद हम उसका लाइक्लीहुड और उसके इम्पैक्ट को लिखते हैं कि उसका लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट कैसा है, लो है, मॉडरेट है या फिर हाई है। अच्छा, उसके बाद फिर हम उसकी प्रायोरिटी लिखते हैं कि ये प्रायोरिटी कौन सी वाली प्रायोरिटी पे है, यानी कि हम इसको अर्जेंट बेसिस पे देखना है, हम इसको डिले कर सकते हैं, या फिर ये लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। प्रायोरिटी सेट करते हैं। देन हमारे पास अगला कॉलम आता है ओनर का। अब ओनर का मतलब क्या है? ओनर का मतलब है कि अल्टीमेटली ये रिस्क किस डायरेक्टर से या किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने मार्केट रिस्क की बात की थी, जो रॉ मटेरियल्स है, जो आपका प्रोक्योरमेंट मटेरियल है, उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो अब ये बेसिकली आपका परचेज डिपार्टमेंट यानी परचेज डायरेक्टर जिसको हम बोलें, उससे रिलेट करता है। तो इसका ओनर होगा परचेज यानी प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर। तो अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस पूरी चीज़ को मॉनिटर करे, इसके खिलाफ एक्शंस बताए और इसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो तमाम चीज़ों को देख रहा होगा। मिटिगेशन एक्शन जो हमने प्लान किए होते हैं, जो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं रिस्क रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट। और फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली या मंथली बेसिस के ऊपर हम इस रिस्क की रीअसेसमेंट कर रहे होंगे कि इसमें क्या किस नेचर की चेंजेस आई है, क्या इसका इम्पैक्ट बढ़ गया है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है, या जो हमने एक्शन लिया था वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, जो हमने कंट्रोल बनाए थे वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमें न्यू कंट्रोल्स, न्यू स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। ये जो बेसिकली रीअसेसमेंट रिव्यू है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं और वो भी डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर रिस्क रजिस्टर बन जाता है। अब एग्ज़ाम के अंदर रिस्क रजिस्टर आपके पास किस तरह से आएगा? वो आपको ये नहीं बोलेगा कि डिफाइन व्हाट इज़ रिस्क रजिस्टर। वो आपको बेसिकली एक रिस्क रजिस्टर बना कर देगा और कहेगा कि आप बताएं कि इस रिस्क रजिस्टर के अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। या तो ये होगा कि कुछ कॉलम्स मिसिंग हो गए, या फिर ये होगा कि उस रिस्क रजिस्टर के अंदर कॉलम्स पूरे होंगे मगर वो जो कॉलम के अंदर चीज़ें फिल करनी है वो कुछ गलत तरीके से फिल की गई होंगी। तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। एंड अगेन कॉमन सेंस वाली बातें हैं। लेट्स से अगर लिक्विडिटी रिस्क है तो लिक्विडिटी रिस्क कौन से डायरेक्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए?
बिल्कुल, फाइनेंस डायरेक्टर, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली उसका हेड कौन है, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर देख रहा है। इसके अलावा आपकी जो मार्केट शेयर का रिस्क है वो कौन देख रहा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो सेल्स डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर है वो इस चीज़ को देख रहा होगा कि जो रिस्क है कि कॉम्पिटिटर आपका शेयर अपने पास ले ले, आपका मार्केट शेयर खा जाए या आपका मार्केट शेयर कम हो जाए, तो इन चीज़ों को कौन देख रहा होगा, मार्केटिंग या सेल्स डायरेक्टर देख रहा होगा। टेक्नोलॉजिकल रिस्क को कौन देखेगा, अगेन आईटी डायरेक्टर देख रहा होगा। तो ये वो तमाम कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक रिस्क रजिस्टर के अंदर दी हुई होंगी, हमें उसको इवैल्यूएट करना होगा, जो भी इसके अंदर इश्यूज़ होंगे हम वो बता रहे होंगे। रिस्क रजिस्टर समझने के बाद हमने ये देखा था कि उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ट्रेनिंग करने के बाद हम रिस्क ऑडिट कर रहे होंगे, एंड ऑल दिस थिंग विल बी इन दी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। हमने बात की थी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रैटेजीज़ या एक्शंस बनाने की, जिसमें मैंने कहा था कि हम एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तारा फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, तो आए उसको स्टार्ट करते हैं। तारा फ्रेमवर्क, तारा फ्रेमवर्क वो आपसे क्या कहता है, तारा फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर टी ट्रांसफ़र, ए अवॉइडेंस, आर रिडक्शन एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। अब तारा फ्रेमवर्क में जो सबसे पहली चीज़ है ट्रांसफ़र। अब ये ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप अपना रिस्क किसी दूसरी पार्टी के साथ शेयर करते हैं या ऑल टुगेदर उसके हवाले कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जो कंपनीज़ हैं वो अपने वर्कर्स को मेडिकल एक्सपेंसेस, इन तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती है कि आपको अगर कोई भी इलाज करवाना है, कोई भी मेडिकल एक्सपेंस है आपका, वो आप जाकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं और उसके बाद आप आकर वो तमाम एक्सपेंसेस हमसे रीइंबर्स करवा लें। तो अब कंपनी का रिस्क है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, अगर उनमें से कुछ को कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सीवियर हेल्थ इशू आ जाता है जिसके इलाज की कॉस्ट मिलियंस में आती है, तो अब कंपनी को रिस्क होगा कि इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आ सकता है। तो इसी वजह से जब कंपनी इस तरह की कोई फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती है, या ये इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वर्किंग फ्लोर के ऊपर, प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जो भी इंजरी होगी, उस इंजरी की देखभाल, उसको सही कराना है, या फिर अगर आप इन एबिलिटी कोई हो जाती है कि वो वर्कर आगे कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता, तो उसका लाइफ टाइम का एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर कंपनी ये अरेंजमेंट ऑफ़र करने के साथ साथ किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कवर ख़रीदती है कि कल को कंपनी को इनमें से कोई भी रीज़न की वजह से अपने वर्कर या अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो वो पेमेंट तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स कर रही होगी। इसमें किया क्या कंपनी ने अपने वर्कर्स को एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस फैसिलिटी की वजह से जो रिस्क कंपनी के ऊपर आ रहा था, उस रिस्क को कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, और अगेन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी को एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ऑब्वियसली कंपनी ने ये वैल्यूएट किया होगा कि जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ सकती है उसके मुकाबले में इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट बहुत कम है, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं, अपना रिस्क ऑल टुगेदर ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। कल को जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड अवॉइडेंस। अब देखें अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप कहते हो कि आप रिस्क को ही ऑल टुगेदर अवॉइड कर देते हैं। अब जब आप रिस्क को अवॉइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि बैंकिंग कंपनी की, अब बैंकिंग कंपनी का रिस्क क्या है कि वो जब लोन्स देती है कि वो लोन्स बैड डेट हो जाएं या वो लोन्स रिकवर ना हो। अब बैंकिंग कंपनी क्या कहे कि मैं लोन्स देना ही बंद कर दूं, अवॉइड कर देती हूं रिस्क को, हो ही नहीं सकता, ये तो उसका प्राइमरी काम है। तो अब बैंक को कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि जिसके थ्रू वो रिस्क तो लेगी लेकिन साथ ही साथ उसको किसी तरह से कवर कर सके। तो बेसिकली अवॉइडेंस वाली स्ट्रैटेजी आपकी उस वक्त यूज़ होती है कि जब आपका रिस्क कोई ऐसे नेचर का हो कि जिसकी लाइक्लीहुड और सिवियरिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, और साथ ही साथ वो आपका मेन कोर्स ऑफ एक्शन ना हो या मेन बिजनेस ना हो। अदरवाइज़ अगर आप मेन बिजनेस ही अवॉइड कर देंगे तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल किस तरह से आ सकती है, अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी इस तरह से आ सकती है, लेट्स से एक बिज़नेस है जो कि
फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, यहाँ पर करंट कंट्री के अंदर, करंट जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, कंपटीशन भी कोई ख़ास नहीं है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो एक्सपेंड करना चाह रहा है एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि इस इन्वायरमेंट से अलग है। अब उस इन्वायरमेंट की आपके पास ना नो हाउ है, ना नॉलेज है, ना एक्सपर्टीज़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि आपका बिजनेस उस कंट्री के अंदर या उस जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर फेल हो सकता है। अब इस सिचुएशन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस कि आप उस मार्केट की पूरी नॉलेज ले लें, एक्सपर्टीज़ ले लें, एंड देन फिर आप वो काम करें। तो फॉर द टाइम बिंग आप उसको अवॉइड करें और आप अपनी जो करंट मार्केट है उसके ऊपर गौर करें। तो अवॉइडेंस स्ट्रेटजी इस तरह से काम करती है। नेक्स्ट है रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है कि आप अपने रिस्क को किसी तरह से कम करते हैं। कम करने का तरीका ये है कि आप कुछ कंट्रोल या कुछ प्रोसीजर, कुछ एहतियात, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आप प्रिकॉशंस अपनाते हैं, आप प्रिकॉशंस इन प्लेस करते हैं ताकि आपको कल को रिस्क की मटेरियलाइज होने की वजह से कम नुकसान पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमने बैंक्स की बात की, तो अब बैंक्स लोन तो देगी लेकिन अंधाधुंध लोन नहीं दे रही होगी। वो लोन देने से पहले अपने कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर रही होगी, और उसकी जो CIB रिपोर्ट होती है, CIB रिपोर्ट में क्या होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी आ रही होती है कि आपने कितनी बार किसको डिफ़ॉल्ट किया, कितनी लेट पेमेंट्स की हैं। इन तमाम चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद, अपने कस्टमर के इनकम सोर्सेज को देखने के बाद, अपने कस्टमर के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो बिज़नेस प्लान्स हैं, उन सबको देखने के बाद ये इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो हमें पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर तो वो दे पाएगा तो फिर भी हम उसको एक लिमिट के हिसाब से लोन इशू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने रिस्क को बहुत हद तक क्या किया, रिड्यूस कर दिया बाय इम्प्लीमेंटिंग दी कंट्रोल्स या चेक्स, जिसके थ्रू आपने कस्टमर को इवेल्युएट किया। अब ये रिडक्शन के बाद भी कुछ आपका रिस्क तो बच गया। तो तारा फ्रेमवर्क आपको लास्ट बात बोलता है एक्सेप्टेंस, जहाँ पर आप कहते हो कि हम अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ कंट्रोल्स प्लेस करने के बाद जो रिस्क बच गया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे बाकी सारे रिस्क का अल्लाह मालिक है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न होगा। तो ये था बेसिकली तारा फ्रेमवर्क, जो कि आपको तमाम रिस्क के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी बता रहा होता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी एक्शन लेकर आएँ, वो इन चारों में से ही कोई ना कोई होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया, दैट इज़ हीट मैप। अब रिस्क मैप बेसिकली यूज़ होता है कि जब कंपनीज अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज करती है, यानी रिस्क को लिस्ट डाउन करती है इन सीक्वेंस कि कौन से रिस्क को किस नंबर पे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। तो रिस्क मैप एक्चुअली यूज़ हो रहा होता है कंपनीज़ के अंदर। अब रिस्क मैप के अंदर आप किस तरह से प्रायोरिटाइजेशन कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसमें अंदर आपने 3 कैटेगरीज बनाई है, लो, मीडियम एंड हाई, और इसी तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी की एक वाई एक्सिस के ऊपर है, जहाँ पर आप लो, मीडियम एंड हाई अगेन प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं इन दोनों को मिलाकर के कौन से रिस्क किस एरिया में फॉल करने चाहिए, और उन एरियाज़ के हिसाब से आप उनको डील कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास सबसे ख़तरनाक एरिया है, जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली अर्जेंट यानी हंगामी बेसिस के ऊपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो आपका ये सबसे टॉप वाला क्वाड्रेंट बनता है। कौन सा क्वाड्रेंट? मैं अगर टॉप की बात करूँ, ये वाला क्वाड्रेंट जहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी भी हाई है और आपके पास इम्पैक्ट भी हाई है। तो ऐसे रिस्क को आपको इमीडिएटली कंसिडरेशन देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपके पास उससे एक लेवल नीचे वाले रिस्क आते हैं कि जिनमें से या तो प्रोबेबिलिटी या फिर इम्पैक्ट, दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर हाई है तो वो रिस्क भी आपके सेकंड नंबर पे आ रहे होते हैं। किस तरह से? आप देखें, जो हमारा सबसे मेन क्वाड्रेंट था, उससे अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊं या उससे नीचे जाऊं, तो वहाँ पर या तो मेरा इम्पैक्ट हाई है या फिर मेरा प्रोबेबिलिटी हाई है। तो
तो ये आपके सेकंड नंबर पे आ रहे होते हैं, इनको आप सेकंड नंबर पे चेक कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका सबसे हाई वाला है जिसमें दोनों चीज़ें हाई है, आप कोशिश करते हैं कि इसको ऑल टुगेदर या तो अवॉइड करें या फिर आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जिसको आप किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो सेकंड नंबर वाले होते हैं वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि या तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, या किसी तरह से आप इसको रिड्यूस करें तो आप रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी आती है वो कौन सी कैटेगरी होती है, वो बेसिकली कैटेगरी बन रही होती है हमारे पास जहाँ पर या तो कोई एक चीज़ इम्पैक्ट या प्रोबेबिलिटी लो होती है या फिर मीडियम होती है, तो फिर वो हमारे ये मिडिल वाले क्वाड्रेंट बन रहे होते हैं। इन मिडिल वाले क्वाड्रेंट्स के अंदर आप कहते हैं कि ये वो एरियाज़ हैं कि जिनको आप थर्ड नंबर के ऊपर देख रहे होते हैं, और आप कहते हैं कि ठीक है इनको भी हम या तो रिड्यूस कर रहे होंगे या थोड़ा रिस्क हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे बेस्ड ऑन दी नेचर। तो बेसिकली ये एक तरीका है कि जहाँ पर आप इनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं। सबसे नंबर पे दोनों हाई, दूसरे नंबर पे कोई एक चीज़ हाई, और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि भाई कोई एक या तो लो होगा या मीडियम होगा, तो उसको हम किसी तरह से चला लेंगे। और चौथे नंबर के ऊपर जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि जहाँ पर आपके पास या तो इम्पैक्ट अगर मीडियम है तो प्रोबेबिलिटी लो होती है, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी मीडियम है तो इम्पैक्ट उसका लो होता है, यानी कि मीडियम और लो का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। तो ये आप उसको चौथे नंबर पे लेकर आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में एक बिल्कुल ही मासूम सा रिस्क होता है जिसमें दोनों चीज़ें लो होती हैं, इसको तो आप बोलते हो इग्नोर करो, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप जो अपना रेगुलरली फ्रीक्वेंटली इनको रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आप यही रिव्यू कर रहे होते हैं कि जिस रिस्क को आपने जिस क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्त गुजरने के साथ उस रिस्क का नेचर चेंज हो गया है और उस रिस्क को दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और जब वो दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे होंगे, उसको हम उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, उसके हिसाब से ही हम उसके ऊपर कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे, यानी कि हम उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़, एक्शंस या कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ये था हमारा पूरा रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर जिसमें हमने तमाम एरियाज़ को कवर किया। बहुत आसान सा चैप्टर था, बट अगेन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप कि मैं इसके तमाम कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।